जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 27 जनवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। निफ्ट हैदराबाद ने लॉन्च किया है फैशन फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम होगा विजन नेक्स्ट। तो बस आपको इतना याद रखना है कि विजन नेक्स्ट क्या है। तो ये फैशन फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म है। किसने लॉन्च किया है? निफ्ट। निफ्ट मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, हैदराबाद ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? प्लेटफॉर्म का नाम है विजन नेक्स्ट। लोकेशन क्या है? निफ्ट हैदराबाद तेलंगाना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद तेलंगाना ने लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म विजन नेक्स्ट। किस ओकेजन पे लॉन्च किया है? तो निफ्ट के 40th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन पे ये काम हुआ है। ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है जब निफ्ट अपना सेलिब्रेट कर रहा था 40th फाउंडेशन डे। टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस को कंबाइन करके ये फैशन फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म फोरकास्ट करेगा फैशन के ट्रेंड्स। ठीक है, डेवलप्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर आता है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं COEET की। तो बीईई और टेरी। बीईई क्या है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि मिनिस्टर ऑफ पावर के अंदर है। और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने क्या किया है? टेरीज इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन बनाया है हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को हमने एक साथ जुक्सटापोज कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये विजन नेक्स्ट भी निफ्ट हैदराबाद तेलंगाना में इस्टेब्लिश्ड है, और जो ये टेरी इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन है ये भी हैदराबाद तेलंगाना में सिचुएटेड है, इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी 25 करोड़ रुपए, जिसमें से फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ से हर साल 5 करोड़ रुपए। ठीक है, हर साल 5 करोड़ रुपए 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा, ताकि टेरी जो कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है वो अपना इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन अच्छे से स्टैब्लिश कर सके और ऑपरेट कर सके। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1 मार्च 2002 अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। इस समय के डायरेक्टर जनरल है S नागलुपल्ली और हेडक्वार्टर्स है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का न्यू दिल्ली। तो ये याद रखिएगा कि टेरी क्या है? द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप की है। किसके लिए? इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन को इस्टेब्लिश करने के लिए हैदराबाद तेलंगाना में। इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है पूरी 25 करोड़ रुपए, और पूरी की पूरी जो 25 करोड़ रुपए है ये फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जाएगा किसकी तरफ से? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ से, जिसके अंतर्गत क्या होगा? हर साल 5 करोड़ रुपए बीईई को, बीईई जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट को। तो ये बात आपको याद रखनी है। चर्चा करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स की। तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने रिन्यू किया है 5-year पार्टनरशिप टू स्ट्रेंथन हेल्थ सेक्टर्स। हेल्थ सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए, बॉल्स्टर करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप रिन्यू की है? तो ये यूनाइटेड किंगडम के साथ रिन्यू की गई है 5-year पार्टनरशिप। तो ये आपको याद रखना है। पार्टनरशिप को रिन्यू कौन सी डेट को किया गया है? 23 जनवरी 2025 को ये रिन्यू किया गया है। कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं? तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम इन्वॉल्व है, याद रखिएगा। कहाँ पे ये साइन की गई थी, रिन्यू की गई थी ये पार्टनरशिप? तो न्यू दिल्ली, इंडिया में ये पार्टनरशिप रिन्यू की गई थी। कैसा एग्रीमेंट है? तो MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का है। कितने ड्यूरेशन का है? तो 5 इयर्स का है। प्राइमरी फोकस क्या रहेगा? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इंडिया और यूके ने 5-year पार्टनरशिप फॉर्म की है। किस सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए? तो हेल्थ सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए ये पार्टनरशिप की गई है। आपके सामने क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया और यूके ने 5-year पार्टनरशिप एजुकेशन सेक्टर या एनर्जी सेक्टर या ट्रांसपोर्ट सेक्टर या हेल्थ सेक्टर, किस सेक्टर में ये पार्टनरशिप रिन्यू हुई है? तो आपको बहुत ही विविडली और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा कि ये हेल्थ सेक्टर के लिए ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो है 5-year पार्टनरशिप रिन्यू की गई है। नेक्स्ट पार्टनरशिप की बात करें तो रशिया और ईरान ने फॉर्ज किया है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। आपको ये याद रखना है, रशिया और ईरान ने मिलकर क्या बनाया है? मिलकर स्थापित किया है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ये साइन हुई थी 17 जनवरी 2025 को। कौन कौन से लीडर्स इन्वॉल्व थे? तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेशकियान, ये दोनों इन्वॉल्व थे, ये लीडर्स इन्वॉल्व थे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को फॉर्ज करने में, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को
फॉर्म करने में, ठीक है। इस ट्रीटी का ड्यूरेशन क्या होगा, तो 20 सालों के लिए ट्रीटी की जा रही है, ठीक है। ट्रीटी का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी। आपसे डायरेक्टली ये पूछेंगे कि किन दो कंट्रीज जो हैं इन्वॉल्व है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी में। या आपसे ये पूछ सकते हैं कि रशिया और ईरान ने फॉर्ज किया है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इस ट्रीटी का ड्यूरेशन क्या होगा। तो आपको याद रखना है इस ट्रीटी का जो ड्यूरेशन है वो 20 वर्षों का है। और ये कहाँ पे साइन की गई है, तो ये मॉस्को रशिया में ये ट्रीटी साइन की गई है। पर्पस क्या है, तो बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना अक्रॉस इकोनॉमिक, मिलिट्री, कल्चरल एंड साइंटिफिक सेक्टर्स। तो ये भी कुछ बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं यूनेस्को के साथ मीटी ने पार्टनरशिप की है। यूनेस्को जो कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने पार्टनरशिप की है फॉर एआई रेडीनेस असेसमेंट। तो एआई रेडीनेस असेसमेंट करने के लिए इंडिया में मीटी ने यूनेस्को के साथ पार्टनरशिप की है। आप ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यूनेस्को के साउथ एशिया रीजनल ऑफिस में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एआई रेडीनेस असेसमेंट के लिए ये पार्टनरशिप की है। ये जो पार्टनरशिप हुई थी ये 16-17 जनवरी 2025 के बीच हुई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एक्शनेबल इनसाइट्स को डेवलप करना फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एआई अडॉप्शन, साथ ही साथ इंडिया स्पेसिफिक एआई पॉलिसी को क्राफ्ट करना और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर, ठीक है। तो याद रखिएगा यूनेस्को और मीटी ने पार्टनरशिप की है। मीटी क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। किसके लिए पार्टनरशिप की है, एआई रेडीनेस असेसमेंट के लिए, ठीक है। फिर चर्चा करते हैं यूएस की। तो अभी हमने आपको थोड़े दिन पहले शायद 21 जनवरी को बताया था कि यूएसए के प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कई ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास हुए हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा खलबली मच गई है, काफ़ी ज़्यादा टसल मच गई है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो हमने आपको एक बताया था, एक चीज़ बताई थी कि कैसे उन्होंने कई चीज़ों का रीनेम किया है, ये तो बात हुई थी। कैसे उन्होंने बर्थराइट सिटीजनशिप पे रोक लगा दी थी, और कैसे डोनाल्ड ट्रंप जी ने ये कहा था कि वो जितनी भी फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जितनी भी एक्सटर्नल फंडिंग या जितनी भी सपोर्ट फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कंट्रीज़ को, उनको सबको सस्पेंड कर दिया जाएगा 90 डेज़ के लिए। और पहले उनका रिव्यू होगा, असेसमेंट होगा कि वो सही तरीके से सही जगहों पे जा रही है कि नहीं, फिर उसके बाद उन सर्विसेज को, उन फंडिंग्स को रिज्यूम किया जाएगा। तो इसी पहल में क्या किया है इन्होंने, इसी पहल में यूनाइटेड स्टेट्स ने बांग्लादेश को यूएस एड की फंडिंग स्टॉप कर दी है, ठीक है। तो यूएस एड की जो फंडिंग है बांग्लादेश को, वो सारी सस्पेंड कर दी गई है। और ये रीजन क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स डायरेक्टिव फॉर 90 डे ग्लोबल रिव्यू ऑफ फॉरेन एड प्रोग्राम्स। तो हमने आपको बताया था पहले ही कि 90 डे ग्लोबल रिव्यू है जितने भी फॉरेन एड प्रोग्राम्स हैं। किसका फॉरेन एड प्रोग्राम्स, यूनाइटेड स्टेट्स का। फॉरेन एड मतलब क्या होता है कि दूसरी कंट्रीज को एड करना, दूसरी कंट्री को हेल्प करना मॉनेटरीली, इसको फॉरेन एड कहते हैं, ठीक है। तो फॉरेन एड प्रोग्राम्स जो है 90 डे के लिए ग्लोबल रिव्यू पर रखा गया था, जिसमें बांग्लादेश चपेट में आ गया है इसकी, और बांग्लादेश में यूएस की जो फंडिंग है वो अब सस्पेंड कर दी गई है। इससे क्या है, जो भी रिलेटेड फंडिंग्स हैं बांग्लादेश की, एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री फंडिंग टू एलाइज लाइक इजराइल एंड इजिप्ट, सबकी जितनी फंडिंग है वो सब सस्पेंड कर दी गई है, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑल यूएस एड रिलेटेड एक्टिविटीज इन बांग्लादेश, अब चाहे वो हेल्थ सेक्टर की फंडिंग हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर की फंडिंग हो, चाहे एनर्जी सेक्टर की फंडिंग हो, किसी भी तरीके की फंडिंग हो, अब बांग्लादेश को पूरी तरीके से जितनी भी फंडिंग प्रोवाइड करी जानी थी यूएस द्वारा, वो सारी चीज़ें सस्पेंड कर दी गई हैं। खाली मिलिट्री फंडिंग जो अलाइज को जाती है, जैसे इजराइल को और इजिप्ट को, उनके अलावा जितनी भी फंडिंग है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऑर्डर से क्या हुई है, सस्पेंड कर दी गई है 90 डे ग्लोबल रिव्यू के अंतर्गत। तो ये बात आपको याद रखनी है कि यूएस ने किसकी फंडिंग को सस्पेंड कर दिया है, तो ये बांग्लादेश की सस्पेंड कर दिया है, बांग्लादेश की फंडिंग को। इंदौर और उदयपुर ने ज्वाइन किया है ग्लोबल वेटलैंड सिटीज नेटवर्क। तो आपको याद रखना है इंदौर और उदयपुर ने ज्वाइन किया है ग्लोबल वेटलैंड सिटीज नेटवर्क, और ये इंडिया की पहली दो सिटीज हैं जिन्होंने ये वेटलैंड सिटीज वाले जो फ्रेमवर्क है उसको ज्वाइन किया है, वेटलैंड सिटीज नेटवर्क को ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कौन कौन सी दो सिटीज हैं, तो इंदौर है और उदयपुर है, ठीक है। कब रिकॉग्नाइज किया गया था, 27 जनवरी 2025 को ये रिकॉग्निशन मिला है। ग्लोबल एक्रेडिटेशन, तो
ये रामसार कन्वेंशन का पार्ट है, वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन सिस्टम। रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत क्या होता है, वेटलैंड को रिकॉग्नाइज किया जाता है, पर वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन के अंतर्गत एक पूरी की पूरी सिटी को एक्रेडिटेशन प्रोवाइड किया जाता है, जिससे उसके अंतर्गत जितनी भी वेटलैंड्स है उनको प्रोटेक्शन दी जाए। तो ये वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन वाला प्रोग्राम होता है। इंदौर की बात करें तो इंदौर में एक बहुत इंपॉर्टेंट है सिरपुर लेक, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज रामसार साइट और वो डेवलप किया गया है एज बर्ड सेंचुरी। उदयपुर की बात करें तो इसके अंदर 5 मेजर वेटलैंड से कौन कौन से, पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई। ये 5 लेक्स हैं उदयपुर में जो कि वेटलैंड्स हैं, जो कि कंजर्वेशन के मामले में बहुत ज़्यादा एक प्रिस्टीन चीज़ है जिनको कंजर्व करने की ज़रूरत है, इसीलिए उदयपुर को इंक्लूड किया गया है वेटलैंड सिटीज़ नेटवर्क में। अब वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन की बात करें तो ये अप्रूव किया गया था 2015 में। कब, रामसार की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी 2015 में, तब वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन को अप्रूव किया गया था, फॉर्म किया गया था। क्राइटेरिया क्या होता है एक्रेडिटेशन के, तो 6 इंटरनेशनल क्राइटेरिया होते हैं जिसके अंतर्गत हर सिटीज़ को असेस किया जाता है और फिर उस असेसमेंट के माध्यम से सिटीज़ को इंक्लूड किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड सिटीज़ नेटवर्क में। और इस बार पहली बार 2 इंडियन सिटीज़ इंदौर और उदयपुर को इंक्लूड किया गया है ग्लोबल वेटलैंड सिटीज़ नेटवर्क में, तो ये बात आप याद रखिएगा। स्टेट अफेयर्स की चर्चा करते हैं तो एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है डिजिटल ट्री आधार। डिजिटल ट्री आधार ये कहाँ पे इनिशिएट किया गया है, तो ये कश्मीर में शुरू किया गया है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो चिनार ट्रीज हैं, चिनार ट्रीज उनको जियो टैग किया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे उनका प्रिजर्वेशन होगा, कंजर्वेशन होगा, उनको मॉनिटर किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और जो पेड़ है चिनार ट्रीज हैं उनकी हेल्थ को मैनेज किया जा सकता है ऑफ एवरी चिनार ट्री इन कश्मीर। तो ये बात आपको याद रखनी है। डिजिटल ट्री आधार कहाँ की इनिशिएटिव है, तो ये कश्मीर की इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत मॉनिटर किया जाएगा चिनार ट्री की हेल्थ को, प्रोटेक्ट किया जाएगा चिनार ट्री को, और साथ ही साथ जो भी और चीज़ें हैं कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मॉडल्ड आफ्टर इंडियाज आधार सिस्टम, ईच ट्री इज असाइंड अ यूनिक आईडी। तो हर एक चिनार ट्री को कश्मीर के एक यूनिक आईडी दी जाएगी ताकि उनको आराम से आइडेंटिफाई किया जा सके और उनके कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए जितने भी स्टेप्स लिए जाने चाहिए वो लिए जाएं। टॉप ट्रीज रिकॉर्डेड में एक वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट चिनार ट्री स्पॉट किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है कहाँ पे, गांडरबल डिस्ट्रिक्ट में। गांडरबल डिस्ट्रिक्ट जो कि कश्मीर में है, वहाँ पे लार्जेस्ट चिनार ट्री, सॉरी 3rd लार्जेस्ट चिनार ट्री जिसकी हाइट है 74 फीट, गर्थ है 74 फीट, उसको रिकॉर्ड किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे QR कोड्स लगे रहेंगे जिसको स्कैन करके टूरिस्ट ट्री की एज के बारे में, ट्री की हाइट के बारे में, ट्री की प्रॉपर्टीज और ट्री की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है चिनार ट्रीज की जियो टैगिंग कहाँ पे हो रही है, तो ये कश्मीर में हो रही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपसे डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं कि कश्मीर में किन ट्रीज की जियो टैगिंग हो रही है, देवदार की, पाइन की, चिनार की, तो बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाइएगा, आपको याद रखना है चिनार ट्रीज की क्या हो रही है, जियो टैगिंग हो रही है। किस इनिशिएटिव के अंदर, डिजिटल ट्री आधार के अंतर्गत ये काम हो रहा है, ठीक है। डिजिटल ट्री आधार के अंतर्गत ये काम किया जा रहा है। नेक्स्ट स्टेट पे आते हैं तो नेक्स्ट स्टेट इन इंफॉर्मेशन है हरियाणा। हरियाणा में लॉन्च हुआ है सम्मान संजीवनी ऐप। तो आपको याद रखना है सम्मान संजीवनी ऐप किस राज्य का हिस्सा है या किस राज्य की पहल है, तो ये ऐप है सम्मान संजीवनी ऐप है, हरियाणा ने लॉन्च किया है। हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्रुति चौधरी, इन्होंने लॉन्च किया है सम्मान संजीवनी ऐप ऑन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025। इसके अंतर्गत क्या होगा, इससे अंतर्गत होगा कि टाइमली डिलीवरी ऑफ सर्विसेज होंगी, जितनी भी महिला से रिलेटेड जितने भी वुमेन ओरिएंटेड सर्विसेज हैं उनकी टाइमली डिलीवरी होगी। साथ ही साथ BPL विमेन एंड गर्ल्स जो हैं एजेड 10 to 45, 10 से 45 वर्ष की जितनी भी BPL महिलाएं हैं और लड़कियां हैं उनको सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो सम्मान संजीवनी ऐप के अंतर्गत क्या होगा, सैनिटरी नैपकिन्स को भी जो भी BPL महिलाएं हैं, BPL लड़कियां हैं, उनको सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी अगर उनकी उम्र 10 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में है तो। साथ ही साथ की फीचर्स ऐप का ये है कि इट ट्रैक सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम एंश्योरिंग टाइमली बेनिफिट्स लाइक सैनिटरी नैपकिन्स। तो क्या होगा, ऐप के फीचर में क्या है, रेगुलरली ट्रैकिंग करता रहेगा कि कब सर्विसेज प्रोवाइड करनी है विद रिस्पेक्ट टू सैनिटरी नैपकिन्स। तो
टाइमली बेनिफिट्स लोगों को मिल सकेंगे, टाइमली बेनिफिट्स हमारी बहनों और माताओं को मिल सकेंगे। ठीक है, ये जो सर्विस है ये दी जा रही है सर्विसेज अंडर महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड स्कूल्स। ये कहाँ पे काम हुआ है, बहुत उत्कृष्ट कार्य कहाँ पे हुआ है, तो हरियाणा में हुआ है, ये बात याद रखिएगा। और ये ऐप का नाम याद रखिएगा, सम्मान संजीवनी ऐप, जिसके अंतर्गत हरियाणा में क्या होगा, बीपीएल महिलाओं और बीपीएल बहनों को क्या होगा, जो भी लड़कियां हैं 10 से 45 वर्षों के बीच, उनको ईजिली सैनिटरी नैपकिन अवेलेबल कराया जाएगा। अपॉइंटमेंट्स की चर्चा कर लेते हैं। तो एम मोहन को अपॉइंट किया गया है एज डायरेक्टर ऑफ लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर तिरुवनंतपुरम केरला के जो नए डायरेक्टर होंगे वो होंगे एम मोहन। याद रखिएगा, एम मोहन क्या है, नए डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं एलपीएससी यानी लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, जो कि इसरो के अंडर आता है। तो याद रखना है आपको, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर हैं एम मोहन। एम मोहन साहब ने किसको सक्सीड किया है, तो इन्होंने सक्सीड किया है डॉक्टर वी नारायणन को, जो कि अब इसरो चेयरमैन बन गए हैं इफेक्टिंग 14 जनवरी 2025। तो डॉक्टर वी नारायण आपको पता होगा अब इसरो के चेयरमैन हो गए हैं 14 जनवरी 2025 से। उनके इसरो के चेयरमैन बनने के बाद उनकी जगह खाली हुई थी, जिसको फुलफिल किया गया है एम मोहन द्वारा। तो एम मोहन जो है डायरेक्टर बने हैं, डायरेक्टर के पद पे नियुक्त किए गए हैं लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर तिरुवनंतपुरम केरल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अपॉइंटमेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं जितेंद्र पाल सिंह जी की। तो जितेंद्र पाल सिंह जो हैं, इनको अपॉइंट किया गया है एज न्यू एम्बेसडर टू इसराइल। इसराइल के नए एम्बेसडर होंगे, मतलब इंडिया के नए एम्बेसडर टू इसराइल होंगे जितेंद्र पाल सिंह। याद रखिएगा, जितेंद्र पाल सिंह। इन्होंने किसको सक्सीड किया है, तो इन्होंने जगह ली है संजीव कुमार सिंगला जी को, जो कि अब एम्बेसडर हो गए हैं फ्रांस के। ठीक है, इंडियाज एम्बेसडर टू फ्रांस कौन हो गए हैं, संजीव कुमार सिंगला जी। ठीक है, तो उनकी जगह किसने ली है, जितेंद्र पाल सिंह जी ने ली है, जो कि नए इंडिया के एम्बेसडर होंगे टू इसराइल। याद रखिएगा, इसराइल में नए एम्बेसडर जो नियुक्त हुए हैं भारत की तरफ से, वो जितेंद्र पाल सिंह जी हैं, जिन्होंने संजीव कुमार सिंगला जी की जगह ली है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं पीएम ऑफ आयरलैंड की। तो पीएम ऑफ आयरलैंड नए अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है मिशेल मार्टिन। तो जो मिशेल मार्टिन है, ये नए पीएम है, नए प्राइम मिनिस्टर हैं आयरलैंड के। ये बात याद रखिएगा, नए पीएम कौन है आयरलैंड के, तो ये है मिशेल मार्टिन। अब ये जो अपॉइंटमेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क करके कम से कम 10 बार पढ़ जाइएगा, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जेनेट ए पेट्रो को अपॉइंट किया गया है एज 15th एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा, और ये पहली महिला होंगी जो कि इस पद पे नियुक्त की जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शी विल बी द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोजीशन ऑफ 15th एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। ठीक है, बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत जिम्मेदारी वाली पोस्ट है। तो जेनेट ए पेट्रो को अपॉइंट किया गया है 15th एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको तो नाम अच्छे से याद कर लेना है। नाम है जेनेट ए पेट्रो, जेनेट ए पेट्रो नाम है। क्या कौन सा पद इनको मिला है, तो इनको पद मिला है एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर का। किसके एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर का, तो नासा के एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर का पद इनको दिया गया है। और ये कौन से नंबर की एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर होंगी, तो ये 15 नंबर की एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर होंगी। इनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट थी 20 जनवरी 2025। पोजीशन हमने देखा 15th एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा, एंड शी विल बी द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोजीशन। वो किसको सक्सीड करेंगी, वो सक्सीड करेंगी या रिप्लेस करेंगी बिल नेल्सन को। ठीक है, बिल नेल्सन को वो सक्सीड करेंगी, हु इज 14th नासा एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, 14th नासा एडमिनिस्ट्रेटर है बिल नेल्सन, उनको क्या किया जाएगा, उनको रिप्लेस किया जाएगा। करेंट रोल क्या है इनका, ये भी देख लीजिए। तो ये अभी हाल में जो है प्रेजेंटली, ये डायरेक्टर है नासा के जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर की। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अभी जेनेट ए पेट्रो का क्या रोल है, करेंट रोल जो है वो डायरेक्टर है नासा के जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर की। ठीक है, हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ये है कि शी विल बी द फर्स्ट वुमेन टू लीड नासा सिंस इट्स फाउंडिंग इन 1958। नासा का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो ये वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया यूएसए में है। ठीक है, तो नासा का हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन में है। ठीक है, नासा का फॉर्मेशन हुआ था 1958 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। स्पोर्ट्स की चर्चा करते हैं। तो इंडियन ग्रैंड मास्टर इनियन पनीर सेल्वम ने जीता है मलेशियन टाइटल। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन ग्रैंड मास्टर, इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर इनियन पनीर सेल्वम ने
नाइन्थ जौहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जीत लिया है। ठीक है, तो याद रखना है नाइन्थ जौहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जीता गया है इनियन पनीर सेल्वम द्वारा। ये आते हैं तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु के इनियन पनीर सेल्वम ने जीता है 9वां जौहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट, और इसकी वेन्यू थी, इस टूर्नामेंट की वेन्यू थी मलेशिया। तो ये जो टूर्नामेंट है ये मलेशिया में खेला गया था, जिसको इंडिया के ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर इनियन पनीर सेल्वम ने जीता है। किसको हरा के जीता है? तो वियतनामीज ग्रैंड मास्टर हैं ग्यून वॉन हाउ, इनको हरा के पनीर सेल्वम ने, इनियन पनीर सेल्वम ने मलेशियन टाइटल जीता है, 9वां जौहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है। अदर टॉप फिनिशर्स की बात करें तो सेकंड प्लेस पे भी इंडियन है, इंडियन ग्रैंड मास्टर वीएस राहुल हैं। थर्ड प्लेस पे चाइनीज हैं ली बो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इंडियन ग्रैंड मास्टर इनियन पनीर सेल्वम ने 9th जौहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जीत लिया है। ये टाइटल मलेशिया में खेला गया था और इन्होंने वियतनाम के खिलाड़ी गुएन वैन हाउ को हरा के ये खिताब जीता है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं फाइट चेस वर्ल्ड कप 2025 की। तो फाइट चेस वर्ल्ड कप 2025 होस्ट करेगा इंडिया 2025 में 31 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच चेस वर्ल्ड कप इंडिया में होस्ट किया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। फिर चर्चा करते हैं इंडियन ओपन की। तो इंडियन ओपन के विनर रहे हैं मेन सिंगल्स में विक्टर एक्सेल्सन, जो कि डेनमार्क के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने ली च्यूक यू को हरा के ये खिताब जीता है, जो कि हांगकांग से आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है मेन सिंगल्स किसने जीता है इंडियन ओपन 2025, तो ये जीता गया है विक्टर एक्सेल्सन द्वारा, जो कि डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने ली च्वाक यून को हराया है, जो कि हांगकांग के खिलाड़ी हैं। विमेन सिंगल्स की चर्चा करें तो विमेन सिंगल्स में जो खिलाड़ी जीती हैं वो है आन सी यंग। कोरिया की आन सी यंग जो है वुमेन सिंगल्स जीती हैं इंडियन ओपन 2025 का, और रनर अप रही है, मतलब इन्होंने आन सी युंग ने हराया है पॉन पावे चौच वोंग को, जो कि थाईलैंड से आती हैं। पॉन पावे चोंगचुंग को हरा के आन सी यांग ने इंडियन ओपन 2025 मेन सिंगल्स खिताब जीत लिया है। मेंस डबल्स की चर्चा करें तो मेंस डबल्स में गो शी फे और नूर उजुद्दीन, जो कि मलेशिया से आते हैं, इन्होंने ये खिताब हासिल किया है। इन्होंने किम वॉन हु को और सी जुआंग जे, जो कि कोरिया से आते हैं, इनको हरा के इंडियन ओपन 2025 जीता है। विमेन डबल्स की बात करें तो अरीसा इगाराशी और अयाका साकुरोमोटो, जो कि जापानीज खिलाड़ी हैं, दोनों विमेन्स डबल्स जीता है। इन्होंने किम हाई जोइंग और होंग ही योंग को हरा के ये खिताब जीता है। और ये जो रनर अप खिलाड़ी हैं विमेन्स डबल्स में, ये कोरिया से आती हैं। फिर मिक्स डबल्स की चर्चा करते हैं तो जियांग झेनबेंग और वी यागजिन, जो कि चाइना के हैं, चाइनीज प्लेयर हैं, इन्होंने जीता है मिक्स डबल्स। किसको हरा के? थॉम गिकेल और डेल्फिन डेलरू को हरा के ये खिताब जीता है, जो कि फ्रेंच प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इंडियन ओपन क्या है? ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है, जिसमें ये आपको खिलाड़ी आपके सामने है, और किस कैटेगरी में किसने किसको हरा के खिताब जीता है वो आपके सामने है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। आईसीसी अवार्ड्स के बारे में चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं। तो आईसीसी इमर्जिंग विमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है एनरी डेरेक्सन को, जो कि साउथ अफ्रीका की खिलाड़ी हैं। एक एक कैटेगरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हाई है, हमें भी एकदम अपने से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, अपने बेस्ट का बेस्ट देना है। ठीक है, तो आप पढ़ते चलिएगा हमारे साथ। आईसीसी इमर्जिंग विमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है एमी डेरेक्सन को, जो कि साउथ अफ्रीका से आती हैं। फिर आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है कमिंडू मेंडिस, जो कि श्रीलंका से आते हैं। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे इमर्जिंग विमेन क्रिकेटर और मेंस क्रिकेटर की बात हो गई। फिर आईसीसी विमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ईशा ओझा को, जो कि यूएई की खिलाड़ी हैं। कंफ्यूज नहीं होना है इंडिया से, ये इंडिया वाले ओझा जी नहीं है, ये यूएई वाले ओझा जी हैं, याद रखिएगा। आईसीसी विमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का। फिर आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है जेरहार्ड इरास्मस को, जो कि नामीबिया के खिलाड़ी हैं। अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है रिचर्ड इलिंगवर्थ को। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आईसीसी विमेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है मिलिया कर को, जो कि न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। ठीक है, तो ये टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है विमेंस सेक्शन में मिलिया कर को, जो कि न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है।
अब मेंस की बात करते हैं, मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये अवार्ड दिया गया है इंडिया के अर्शदीप सिंह को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंडिया के अर्शदीप सिंह को सम्मानित किया गया है आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर से। ठीक है, आईसीसी विमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये इंडिया की स्मृति मंधाना को गया है, याद रखिएगा। फिर आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है अजमतुल्ला ओमर जाई को, जो कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी है। ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है अफगानिस्तान के प्लेयर अजमतुल्ला ओमर जाई को। ठीक है, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है हमारे बूम बूम जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, स्पेशली अगर इंडियन को मिला है तो डेफिनेटली ही आपको याद रखना है। फिर आईसीसी ने अपनी टीम अनाउंस की है और टीम के कुछ प्लेयर्स अनाउंस किए हैं, तो देख लेंगे कि किन किन टीम्स में इंडियन प्लेयर्स का इंक्लूजन हुआ है, किन किन प्लेयर्स में आईसीसी की किन किन टीम्स में इंडियन प्लेयर्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, वैसे तो 11-11 प्लेयर्स होंगे, पर हम सिर्फ वही प्लेयर्स को इंक्लूड किए हैं जो कि इंडिया की तरफ से खेलते हैं। तो आईसीसी विमेंस T20 टीम ऑफ द ईयर में जो कैप्टन होंगी वो लॉरा वुलवार्ड होंगी, और इसमें किन इंडियंस को इंक्लूड किया गया है, इनमें 3 इंडियंस हैं, स्मृति मंदाना, ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा। ठीक है, तो ये विमेंस T20 टीम ऑफ द ईयर हो गई आईसीसी की। फिर आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर में जो कैप्टन है वो हमारे रोहित शर्मा है, और कौन से खिलाड़ियों को इंक्लूड किया गया है, तो हार्दिक पांड्या को इंक्लूड किया है, जसप्रीत बुमराह को इंक्लूड किया गया है और अर्शदीप सिंह को इंक्लूड किया गया है मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर में। आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर की बात करें, अब टेस्ट टीम में कौन कैप्टन है, तो टेस्ट टीम का कैप्टन बनाया गया है पैट कमिंस को। इसमें इंक्लूड किया गया है यशस्वी जायसवाल को, रविंद्र जडेजा को और जसप्रीत बुमराह को। आईसीसी विमेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में कैप्टन होंगी लॉरा वॉलवार्ड, और हमारी दो इंडियन फीमेल क्रिकेटर्स स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा को इंक्लूड किया गया है। आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर के कैप्टन होंगे चरलित असलांका, जो कि श्रीलंका से आते हैं, और आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में कोई भी इंडियन को इंक्लूड नहीं किया गया, याद रखिएगा, आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में कोई भी इंडियन को इंक्लूड नहीं किया गया है।